देखिए, इसमें हम लोग को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि जो भी अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है? वो पिछले 50-60 साल, 20 साल, 25 साल से वहाँ पे बसे हुए लोग हैं, वो मज़दूर वर्ग के लोग हैं और उन्होंने ही असल में पटना को बनाया है, वो निर्माणकर्ता है। दे आर द वन हू हैव गिवन देयर स्वेट एंड ब्लड टू आवर डेवलपमेंट इन दिस सिटी। अब उसके रिगार्डिंग जो है कि क्या वहाँ पे रहने मात्र से उनका अधिकार बन जाता है, ये बहुत पहले से डिबेट जो है चलता आ रहा है। इसमें जो प्रॉपर्टी लॉ है इंडिया का, वो भी ये कहता है कि अगर 20 साल तक आप बिना डिस्टरबेंस के कहीं पे रह रहे हैं तो आपको हटाया नहीं जा सकता है। अगर हटाया जाएगा तो कंसिडरेट मुआवजा दिया जाएगा। ये वहाँ पे भी कहा गया है। प्रॉपर्टी लॉ इंडिया का जो पहले से है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह, वो ईजमेंट्री राइट की बात काफ़ी पहले से कर रहा है। दूसरा जो है 1997 में, बिहार के संदर्भ में अगर बात करें, 1997 में जब लालू प्रसाद यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है सबसे पहले स्लम्स की समस्या को आइडेंटिफाई किया था और उसी समय जो है आपको 2 कैटेगरी में पूरे बिहार के स्लम को बांटा गया। पटना की भी बात करें तो 2 कैटेगरी में पूरे स्लम को बांटा गया, जिसमें से कि एक बना नोटिफाइड स्लम, एक बना डीनोटिफाइड स्लम। नोटिफाइड स्लम जितने हैं उसमें उसी के 1-2 साल के अंदर 1998-99 में हर एक स्लम में एनिमेटर नियुक्त किया गया। एनिमेटर जब नियुक्त किए गए तो एनिमेटर्स का काम था कि अगर स्लम बस्ती में कोई भी समस्या आ रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके अगर जल जमाव इत्यादि कोई भी समस्या आ रही है, तो एनिमेटर का काम होता था पटना म्युनिसिपल कमिश्नर को और कॉरपोरेशन को इस बात की इत्तला देना, इस बात की जानकारी देना। ये व्यवस्था 1999 में शुरू कर दी गई, लेकिन कागज़ पर लिखित रूप में कोई भी अधिकार जो है वो काफ़ी दिनों तक नहीं मिला। 2011 में सबसे पहले अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार की, यूडीएसटी डिपार्टमेंट, उसने बिहार स्टेट स्लम पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी भी स्लम बस्ती को उजाड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, हटाया जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, तो उनको जो है अलग जगह पे बसाया जाएगा और उनको पूरी तरह से रिहैबिलिटेट किया जाएगा। यही था बिहार स्टेट स्लम पॉलिसी 2011 में मैंडेट, जिसको बिहार सरकार ने वेरी वेल अडॉप्ट किया है। ऑन पेन एंड पेपर ये सेक्रेटरी लेवल से अडॉप्टेड है और ये आपको हर जगह पे वेबसाइट इत्यादि पे अवेलेबल है। इसमें राइट दिया गया है स्लम ड्वेलर्स को, जो लोग स्लम में रिसाइड कर रहे हैं, जो स्लम बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं, उनको ये राइट दिया गया है कि वो चाहें तो अप्लाई करके अपने वार्ड पार्षद के थ्रू रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में आ सकते हैं। उसके बाद जो है ये समस्या जब 2011 वाले पॉलिसी से लगा कि सॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद ये चलन शुरू हुआ बिहार में कि अगर किसी भी स्लम बस्ती से उजाड़ने की बात हो रही है या स्लम बस्ती के लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करने की, हटाने की बात हो रही है, तो वहाँ पर जो है वार्ड पार्षद के थ्रू एक लिस्ट प्रिपेयर कराई जाती थी। लिस्ट प्रिपेयर करा के दिया जाता था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि आप उस स्थिति में इन सारे लोगों को फिर से बसाने के लिए एक जगह दीजिए। लेकिन पेन एंड पेपर पे लिस्ट कई बार बनी। अगर आप स्लम बस्तियों में जाके लोगों से बात करिएगा तो लोग ये बताएंगे कि हमने रहने का सबूत जो है बहुत पहले से दिया, फोटोकॉपी करा कर दिया, राशन कार्ड, पहले लेबर कार्ड आता था वो लेबर कार्ड दिया, राशन कार्ड दिया, और जितने भी डॉक्यूमेंट एक स्लम बस्ती में हो सकते हैं, एक स्लम ड्वेलर अपने पढ़ाई लिखाई के क्षमता अनुसार जितने डॉक्यूमेंट जुटा सकता है उसने देने का प्रयास किया 2011 वाली पॉलिसी के अनुसार। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि कभी इस तरह से नोटिफाइड स्लम्स को जब भी उजाड़ा गया, किसी को रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। इसी समस्या से जब और ज़्यादा समस्या जब बढ़ने लगी, डेवलपमेंट वर्क्स पटना में, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, पटना ज़िले के अंदर जब डेवलपमेंट वर्क्स बढ़ने लगे, जैसे कि रोड का चौड़ा होना, नाले का बनना, रैन बसेरा बनना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का बनना, और सरकार जो भी एक्विजिशन वगैरह करती थी, वैसी परिस्थिति में जो स्लम ड्वेलर थे उनको बार बार उजाड़ा जा रहा था। लेकिन 2011 वाले पॉलिसी के हिसाब से न तो किसी को मुआवजा कंपनसेट किया गया, मुआवजा दिया गया, ना ही उनको कहीं नया जगह बसाया गया। इसी सबसे परेशान होकर 2017 में
अफोर्डेबल हाउसिंग एंड स्लम रिहैबिलिटेशन एंड रीडेवलपमेंट हाउसिंग पॉलिसी 2017 लाया गया, जो रिवाइज्ड है। वो उसमें ये कहा गया, इसको भी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार सरकार ने अडॉप्ट किया। उसमें ये कहा गया कि अगर किसी को हम उजाड़ रहे हैं तो उसको पैसा के साथ साथ, मुआवजे के साथ साथ उसको बसाने का, और बसाने के साथ साथ उसको उसकी लाइवलीहुड को कोई सफरिंग ना हो। जैसे मान लीजिए कि कोई कारपेंटर है जो उस स्लम बस्ती में रह रहा है, तो उसका जो कारपेंटर वाला बिजनेस है, उसका जो प्रोफेशन है, उसको अफेक्ट ना पड़े, ऐसा इसमें था, पॉलिसी के अंतर्गत था। काफ़ी पहले एक पीआईएल भी हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये आया था कि स्ट्रीट वेंडर्स और स्लम ड्वेलर्स के क्या अधिकार हैं। ये सारा चीज़ पहले से हुआ था और बिहार में इसको काफ़ी लेट अडॉप्ट किया गया, 2011 वाली पॉलिसी में पहले, 2017 वाली पॉलिसी में बाद में। तो ये साफ कहता है कि अगर फर्ज कीजिए गायघाट से लोगों को हटाया जा रहा है या किसी भी स्लम बस्ती से लोगों को हटाया जा रहा है डेवलपमेंट वर्क के नाम पर, अथवा जो भी रोड चौड़ा करना मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत या किसी भी पॉलिसी के अंदर किसी को हटाया जा रहा है, किसी वर्क के लिए, किसी डेवलपमेंट के कार्य के लिए हटाया जा रहा है, तो ये दोनों पॉलिसीज़ जो हैं वो साफ कहती हैं कि अगर जिनको भी हटाया गया है उनको रिहैबिलिटेट करेंगे। रिहैबिलिटेट मतलब हो गया पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना हो गया उनको फिर से बसाएंगे। दूसरा बात जो 2017 वाली पॉलिसी में उभर कर आया कि इनकी लाइवलीहुड सफ़र ना हो। मान लीजिए कि ये कोई भी ट्रेड एंड प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, जिसको उसको ये कंटिन्यू रखें और उनको इस बात का कोई परेशानी ना हो जाए कि हम तो स्लम एरिया में ये काम करते थे, लेकिन अब हम उजाड़ दिए गए तो ना अब हम काम कर पा रहे हैं ना रहने का जगह है। ये दोनों समस्या आ जाती है स्लम बस्ती में जो लोग अभी रेसाइड कर रहे हैं उनके साथ, झुग्गी झोपड़ियों में। तो इस समस्या से निपटारे के लिए 2017 में ये कानून आ गया, जो वेरी वेल अडॉप्टेड है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जो भी अगर फॉलो अप नहीं हो रहा है, तो वहाँ के जो भी बाशिंदे हैं स्लम एरिया के, उनको पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अपने आवेदन इन पॉलिसीज़ के रेफरेंस में देना चाहिए, अपने वार्ड पार्षद के थ्रू। वार्ड पार्षद अगर नहीं देना चाह रहे हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप भी मूव कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पॉलिसी है जो बिहार में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए लागू।